बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करते हुए आइए हम द्वितीय प्रश्न पत्र के में वर्णित नाटक हस्तिनापुर जो नंद किशोर जी आचार्य द्वारा लिखा गया है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आज इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी मैं हस्तिनापुर नाटक के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण पर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने उसके जो प्रमुख पात्र हैं उन पर मैंने बात की थी और आज की इस वीडियो में भी अन्य जो पात्र हैं वो चाहे अंबिका हो, सत्यवती है, इन पात्रों के माध्यम से आज हम इस चरित्र चित्रण की बात को यहीं आज पूरा करेंगे। देखिए, शुभा और भीष्म के चरित्र के वीडियो मैंने पहले डाल चुका था, इनके चरित्र पर हम बात कर चुके हैं। आज हम चरित्र के स्तर पर बात करेंगे सत्यवती। इस नाटक में सत्यवती महाराज शांतनु की पत्नी और विचित्र वीर तथा चित्रांगदा की मां होती है। सत्यवती के पति शांतनु के समाप्त होने के बाद उन्हें ही राज्य और परिवार में व्यवस्था रखने के लिए सोचना पड़ता है। सत्यवती को चूंकि निषाद ने पाला था, लेकिन वैसे वह राजा बसु की पुत्री थी। इसमें चारित्रिक स्तर पर उसकी कई विशेषताएं व्यक्त हुई है। एक ऐसी जिम्मेदार नारी या स्त्री के रूप में यहाँ नाटककार ने प्रस्तुत किया है। परिवार में चूंकि वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए कारण वह राजमाता भी होती है और राजमाता होने के नाते उन्हें अपने पूरे परिवार की सदैव चिंता रहती है और परिवार के साथ साथ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की भी चिंता रहती है। इसी कारण उन्होंने ही राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में भीष्म से अपनी चिंता भी व्यक्त की थी, क्योंकि अब न सत्यवती के पुत्र जीवित थे और न उनके उत्तराधिकारी। तो चिंतित देखकर ही तो भीष्म ने उनसे कहा था कि भीष्म सरी के पुत्र के रहते इतनी उद्विग्नता का कोई कारण नहीं होना चाहिए माँ। लेकिन सत्यवती सचमुच में उत्तराधिकारी के लिए चिंतित होती है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो सदैव चिंतित और तत्पर रहती है। तभी तो उन्होंने भीष्म से कहा था कि तुम्हारा भीष्म होना ही तो इस उद्विग्नता का कारण है पुत्र। तो एक इस तरह की नारी के रूप में यहाँ नाटककार ने प्रस्तुत किया है कि वो सदैव अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के सतर्क और चिंतित रहती हुई दिखाई देती है। सदैव वो अपने परिवार के लिए, भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहती है। ऐसी सत्यवती समझदार, सूझबूझ वाली, दूरदर्शी, सक्षम एक महिला के रूप में उपस्थित होती है। वे कुरुवंश और राज्य की रक्षा के लिए भी उत्तराधिकारी प्राप्त करना आवश्यक मानती थी। हमेशा उसको ये चिंता सताती रहती थी कि भीष्म के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। उन्होंने चाहा कि भीष्म स्वयं वंश वृद्धि करने को विवाह कर ले। उन्होंने ही भीष्म को समझाया भी था, भीष्म को प्रतिज्ञा छोड़ने के लिए कहा भी था, लेकिन वह सहमत नहीं होता है भीष्म, और कृष्ण द्वैपायन से नियोग कराकर अंबिका से पुत्र भी प्राप्त करने की इच्छा उनमें जागृत होती है। तो जिम्मेदारी के साथ साथ वो सदैव परिवार की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहती है। एक समझदार और तर्क करने वाली महिला के रूप में वो देखने को भी मिलती है। चूंकि राजमाता होती है, जिंदगी का गहरा उनको अनुभव होता है, इस कारण वे किसी भी समस्या के आने पर सदैव उसका हल खोजने में तत्पर रहती है। हस्तिनापुर का एक योग्य उत्तराधिकारी पाने के लिए पहले तो उन्होंने भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देने के लिए राजी किया था, उपाय किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वह दुखी हो जाती है। भीष्म से वह कहती है कि प्रतिज्ञा का निर्वाह धर्म है, कि धर्म शाब्दिक अर्थों में नहीं होता है, उसका मर्म
शब्दों से परे है। अब जबकि सत्यवती की संतान ही नहीं है तो उसके अधिकार को चुनौती का प्रश्न ही नहीं रहा। वह भीष्म को प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्ति भी करती है, लेकिन भीष्म वंश वृद्धि के लिए तैयार नहीं होते हैं और सत्यवती जब नियोग के लिए, कुरुवंश के लिए ऋषि स्तर का बीज ही सर्वोत्तमता के लिए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक अनुशासनबद्ध महिला के रूप में भी वो दिखाई देती है। परिवार के अंतर्गत अपनी सूझबूझ और चतुराई से परिवार में अनुशासन बनाए रखने वाली सक्षम महिला के रूप में देखती है। प्रतिज्ञाबद्ध होने की व्यवस्था दर्शाकर जब भीष्म विवाह करने या नियोग करने को सहमत नहीं होता है तो सत्यवती ने आदेश देकर अपने कानीन पुत्र महामुनि कृष्णद्वैपायन को नियुक्त करने को विवश किया था। अंबिका नियोग के लिए सहमत नहीं होगी, यह सोचकर सत्यवती ने अंबिका को इस भ्रम में रखा कि देवर के नियोग के लिए सहमति है। सत्यवती ने अंबिका को किसी तरह सहमत कर लिया था। सत्यवती यदि मन से चाहती तो विदुर को राजा बनवा लेती, किंतु रक्त शुद्धता, मर्यादा आदि का विचार कर उन्होंने धृतराष्ट्र को ही राजा बनाने के लिए भीष्म को अपनी सहमति दे दी थी। एक नारी की पीड़ा को समझने वाली भी एक ऐसी महिला के रूप में भी यहाँ वो देखती है। इस नाटक के अंतर्गत सत्यवती ने भीष्म को बताया है कि शुभ राज्य नहीं, नारी की स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहती है। इसी प्रकार के विदुर के पक्ष में दिए सुबह के तर्क को मानती है। उससे कहती है कि तर्क से तुम्हारी बात नहीं काटी जा सकती। नारी की पीड़ा को समझने वाली तो है, लेकिन उस पीड़ा को और व्यवहार में ढाल करके उसका हल निकालने की हिम्मत इस महिला में नहीं होती है। व्यक्ति की इच्छा की तुलना में राज्य के हित को महत्व देने वाली एक ऐसी महिला के रूप में सामने आती है। वह अंबिका से नाराज हो जाती है और कहती है कि अंबिका, उचित अनुचित का विवेक नहीं रहा तुम्हें। वे अंबिका की पीड़ा की ओर यह सोच कर ध्यान नहीं दे सकी कि राज्य के लिए उत्तराधिकारी आवश्यक है, तो अंबिका को अन्य बातें कहकर विवाद करने से रोकती है। वह कहती है कि यह दार्शनिक विमर्श फिर करेंगे पुत्री, लेकिन राज्य हित को महत्व देना उसको सर्वोच्च लगता है। सत्यवती का चरित्र एक ऐसी समझदार विवेकशील नारी का चरित्र है। वह राज्य हित और परिवार हित में ही सदैव सोचती रहती है और यह उसकी व्यवस्था भी है। इसी तरह एक अन्य पात्र भी हमारे समक्ष है जिसमें अंबिका के रूप में प्रस्तुत होती है। अंबिका जो सत्यवती की पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नी होती है और विचित्रवीर्य राज्य यक्ष्मा रोग से ग्रसित होकर समाप्त हो जाते हैं। तब अंबिका को पूरा विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। काशी नरेश की पुत्री होती है और धृतराष्ट्र की माँ। इसमें अंबिका को एक इस तरह की स्त्री बताया है जो संस्कारवान होती है, सदैव बड़े लोगों का आदर करना उसके चरित्र का विशेष गुण दिखाई देता है। इसमें भीष्म के प्रति वो आकृष्ट रहती है क्योंकि भीष्म ही अंबिका, अंबालिका और इनको अपने बल पर वो जो है वहां से लेकर के आता है, लेकिन उनसे शादी करने से मना कर देता है। अंबिका ही है जिसको भीष्म अत्यधिक बलशाली, देवतुल्य पराक्रमी और रूपवान लगते हैं। वह सोचती है कि मैं उनकी पत्नी बनूंगी। यह सोचकर वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती थी, किंतु जब वो हस्तिनापुर आती है तो उसे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा कर चुके हैं भीष्म, तो उसे जबरदस्ती विचित्रवीर्य की पत्नी बना दिया जाता है। और इस
पत्नी बनने की व्यवस्था के बारे में अंबिका कहती भी है कि व्यवस्था थी, हम ब्रजित थी, कोई राजा हमें स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं होता। भीष्म भी उसे अपने प्रति उसे आकृष्ट जानकर उसके पुत्र और पौत्रों के प्रति सदैव उदार रहते हैं। युद्ध में उन्हीं का भीष्म ने पक्ष लिया था। अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाली अंबिका एक राजमहिषी थी। वह राजमाता सत्यवती, देवर भीष्म, कृष्ण द्वैपायन का सदैव आदर करती है। राज्य के उत्तराधिकारी और वंश वृद्धि के लिए अपना भी योगदान आवश्यक मानकर ही वह न चाहते हुए भी नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने को सहमत हो जाती है। सदैव स्पष्टवादिता और तर्क देने में समर्थ महिला है। अंबिका बुद्धिमती है। राजमाता सत्यवती ने उसे नियोग के लिए राजी करने के लिए यही कहा था कि बेटी तू राजमहिषी है, राजकाज के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श तो करना ही होगा ना। सत्यवती जानती थी कि अंबिका को तर्क के द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा भी है कि काशी वालों को कौन जीत सकता है विवाद में। उसने भीष्म की कमियों के बारे में बताया। उनकी प्रतिज्ञा के बारे में भीष्म ने स्पष्ट कह दिया था कि यह आपकी मूढ़ पितृभक्ति का प्रमाण है, जिसका परिणाम समूचे कुरुवंश को भोगना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसने नारी को नियोग के लिए विवश करना धर्म सम्मत कभी नहीं माना था। तो स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति को ही वह अनिवार्य मानती थी। तो अंबिका का जो चरित्र है यहाँ स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियों के लिए एक प्रेरणादायक माना जाता है। तो चारित्रिक स्तर पर सुभा, भीष्म पितामह, सत्यवती और अंबिका, ये चार मुख्य पात्र हैं। इसके चरित्र पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाना चाहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। साथ ही उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर कोई भी रचनाकार इतिहास या पुराण की कथा को ही अपनी रचना में रिपीट नहीं करता है, बल्कि परंपरा से या पौराणिक स्तर से या इतिहास में से जो कथा ली जाती है, उस कथा को आधार बना करके अपने समय की जो समस्याएं हैं उन पर विचार करता है और उस कथा में अपने निश्चित उद्देश्य के अनुसार आवश्यक वो कथा में परिवर्तन भी करता रहता है। तो उसे आधार बनाकर प्राचीन समय की कमियों को बताकर उन्हें छोड़ने की प्रेरणा देने का भी काम करता है। इस प्रस्तुत हस्तिनापुर नाटक में भी यही विशेषता देखी जा रही है। इसी आधार पर हस्तिनापुर नाटक में नाटककार ने महाभारत की कथा को तो आधार बनाया, लेकिन बना करके उस कथा के माध्यम से अपने समय की और सामाजिक जो विसंगतियां हैं, जो पारिवारिक विसंगतियां हैं, उनको सदैव दूर करने का प्रयास किया है और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। ये इसका 2-3 लाइनों में बताया गया उद्देश्य है। अगर डिटेल में जाकर के हम बात करेंगे तो नाटक का नारी पर अत्याचार को लेकर के बहुत सारी इसमें बातें कही गई हैं। महाभारत काल में भी नारी पर अत्याचार हुए और देखा जाए अगर हम इसकी तुलना करें तो आज के समाज में भी हमारी यही स्थिति बनी हुई है। महाभारत काल में रजस्वला द्रौपदी को भी भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा की जाती है और उस समय के महान कहे जाने वाले जो धर्म के जो बड़े बड़े वितंडा जो होते हैं वो सब उलझ जाते हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। भीष्म पितामह कांसी नरेश की तीनों लड़कियों को बलपूर्वक उठा लाते हैं और उनको पत्नी भी नहीं बनाते हैं। ये भी एक नारी पर अत्याचार है। उस समय अंबिका को जबरदस्ती विचित्र वीर की पत्नी बनाना पड़ा, यह भी एक व्यवस्था थी नारी के ऊपर। अंबिका को महामुनि कृष्ण द्वैपायन से नियोग करने के लिए जबरदस्ती दबाव डाला जाता है। तो नारी की इच्छा की कोई चिंता नहीं की गई थी पहले भी, और आज भी हम लोग हमारे समाज में यही देख सकते हैं। हमारी स्त्रियां लड़कियों का खूब अपहरण हो रहा है, उनसे बलात्कार हो रहा है, घरों में भी बहुओं पर बहुत अत्याचार होते हैं।
आज भी उनको पुरुष प्रधानता के माहौल में उनकी इच्छाओं का दमन कर दिया जाता है। तो ये एक नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको पौराणिक इस महाभारत काल की दृष्टांत प्रसंग या कहानी या कथा के माध्यम से भी आज की सामाजिकता पर, आज की नारी की जो स्थिति है उस पर भी यहाँ पर नाटककार उस पर भी जो है नाटककार यहाँ प्रकाशित करते हैं, उसको बताते चलते हैं। धर्म के नाम पर भी ढोंग अगर आज देखें तो हमारे समाज में बहुत है। इस पर भी इस पौराणिक कथा के माध्यम से नाटक में बताया गया है कि आदर्श पुरुष वह है जो सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को पाट सके। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बातें तो बड़े बड़े आदर्शों की करे लेकिन आचरण उसका बहुत गंदा हो, आचरण में उन आदर्शों को न ढाले, तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरे लोग भी ऐसे बड़े लोगों के प्रति फिर श्रद्धा नहीं होती है उनमें। भीष्म ऐसे ही पात्र हैं। इसमें उपदेश तो देने में वो अन्यायी राजा का साथ न देने की बात कहते हैं, किंतु स्वयं अन्यायी कौरवों का साथ नहीं छोड़ पाते। तभी तो शुभा नाम की जो मुख्य पात्र है वह कुंती से कहती है कि कभी पैदा हुएंगे धर्मशूर स्कुरु वंश में, हमारे समय में तो सभी काय और मूढ़ हैं, और भीष्म भी इसी प्रकार के हैं। तो ऐसे साधु महात्मा आज हमारे समाज में सर्वत्र देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े धार्मिक उपदेश देते हैं और सम व्यभिचार करते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है इसमें, ये इस उद्देश्य को लेकर के भी नाटककार ने अपनी बात कही है। दूसरी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ, सत्ता के अंतर्गत आज वंश वृद्धि या वंशानुक्रम के आधार पर राजनीतिक स्तर पर वर्तमान समय में योग्य व्यक्ति के अभाव में अपने पारिवारिक व्यक्ति या पुत्र को ही सत्ता में एक मुख्य स्थान दिलाने या मुख्य पद दिलाने की आज होड़ मची हुई है। अगर आज देखा जाए तो समाज में यह भी महाभारत कालीन इस कथा के माध्यम से यहाँ नाटककार ने इस बात पर प्रकाश डाला है। नाटक के अंतर्गत केंद्रीय पात्र जो शुभा है उसके माध्यम से स्पष्ट किया है लेखक ने, नाटककार ने, कि राजत्व को वंश परंपरा के बजाय व्यक्ति के गुणों से जोड़कर देखना चाहिए। भीष्म और सत्यवती दोनों अंधे धृतराष्ट्र को राजा बनाना चाहते थे उस समय, और शुभा ने विदुर को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा भी कि विदुर जैसा विवेकवान शासक सदैव नहीं मिल सकता, वंश विशेष या राजा के ही वंश का कोई राजा हो ऐसा आग्रह ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अपने वंश का होने से ही कोई व्यक्ति योग्य नहीं हो जाता। राजा यदि अयोग्य हो तो पूरा राज्य संकट में पड़ सकता है। अगर इस बात से हम तुलना आज की स्थिति से करें, इसीलिए ये कथा प्रासंगिक है। तो नाटककार ने इस प्रासंगिकता को लगातार बनाए रखा है। आज के समाज में भी सत्ता प्राप्त व्यक्ति होता है, वह उसका सदैव ये प्रयत्न रहता है कि वह अपने पुत्र या परिवार के ही किसी व्यक्ति को प्रमुख सत्ता के अंतर्गत प्रमुख पदों से सुशोभित करे या पद दिलाने की जुगाड़ में लगा रहता है। तो योग्य व्यक्ति इससे क्या सत्ता में आ नहीं पाते, और ये स्थितियां ठीक नहीं है राजनीति के लिए। तो इस बात पर भी यहाँ पर नाटककार ने ऐसा उद्देश्य को भी सामने रख करके इस पौराणिक कथा के माध्यम से अपनी बात कही है। एक शब्द अन्याय को लेकर भी हम बात कर सकते हैं कि जो शक्तिहीन वर्ग है, जो निम्न स्तर के जो वर्ग है, योग्य होते हुए भी वो सदैव मुख्य धारा से वंचित रहे हैं। समानता की बात तो सब करते हैं, नारी स्वतंत्रता की बात सब करते हैं, लेकिन दलित और नारियों पर सदैव अत्याचार होते आए हैं। व्यवहार में समानता दिखाई नहीं देती। इस नाटक के अंतर्गत अगर देखें तो सत्यवती और भीष्म उन्होंने भी पांडु के भाई विदुर को सदैव शूद्र माना है, दासी पुत्र तक कह करके राजा योग्य होते हुए भी उसे राजा नहीं बनाया। शोभा के जो तर्क है, शोभा जो प्रमुख पात्र है नाटक के, उसके तर्कों के बावजूद समाज की मर्यादा की बात कहकर विदुर की योग्यता को दरकिनार करते हैं, और धृतराष्ट्र जो अंधा होते हुए भी
अयोग्य व्यक्ति है उसको राजा बनाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से इस हस्तिनापुर नाटक का जो उद्देश्य है वो केवल कथा को कहना नहीं है, बल्कि विसंगतियों को जो समाज के अंतर्गत होती हैं उस समय, उन विसंगतियों को उभारना है जो आज के समय की विसंगतियों से पूरी तरीके से मेल खाते हैं। इसलिए यह कथा प्रासंगिक भी मानी है। आज भी हम अयोग्य सत्ताधारी समाज के समर्थ लोग मनमाने व्यवहार करते देखे जा सकते हैं। भीष्म ने विवेक से काम लिया होता तो प्रतिज्ञा पर न चिपटे रहते तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता, न सत्यवती को वैधव्य देखना पड़ता, अम्बा को भी देह त्याग नहीं करना पड़ता, अंबिका और अम्बालिका को भी दुख का सामना नहीं कर पड़ता। तो उनकी प्रतिज्ञा पूरे राज्य को संकट में डालने वाली सिद्ध हुई। आज भी ऐसे अत्यधिक समर्थ लोग दूसरों की अच्छी राय की परवाह नहीं करके अपनी हट करके समाज के प्रति अन्याय करते देखे जा सकते हैं। तो इस तरह का उद्देश्य भी यहाँ पर इस नाटक के माध्यम से इस उद्देश्य को ध्यान में रखा है नाटककार ने। और आज जो आधुनिक काल की जो विसंगतियां हैं वो कहीं ना कहीं इस नाटक में के माध्यम से भी हम उनसे एकाकार स्थापित कर लेते हैं। समय की बाध्यता के साथ आज के इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में इतना ही। फिर हम लोग एक नए प्रसंग के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।